नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे क्यों आज ईद के मौके पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे मुसलमान। फिर बताएंगे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल को लेकर क्या अपील कर दी। फिर बात होगी कि क्या नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ही है नेपाल हिंसा के जिम्मेदार। चर्चा इस पर भी कि अब खेतीबाड़ी कैसे हुई आसान, किसानों को मिलेगा क्या बड़ा तोहफा। आखिर में बताएंगे कैसे ट्रंप के एक बयान से दुनिया में मचा हाहाकार। देश भर में आज ईद उल फित्र यानी मीठी ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह सुबह ईद की नमाज अदा की गई, जिस दौरान देश के कई हिस्सों में मुसलमानों को काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते हुए देखा गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी बड़ी संख्या में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी, जिसे एक तरह से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ किया जा रहा था। जब इन मुसलमानों से बात की गई तो सभी ने एक सुर में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म स्थलों को हमारा ही रहने दें और वक्फ संशोधन बिल वाला विवाद खत्म कर दें। एक युवा ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के सवाल पर कहा कि हम लोग बेहद शांत तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, किसी तरह का कोई विवाद या बहस नहीं कर रहे। वक्फ संपत्तियों का पूरा डेटा सरकार के पास होता है, सरकार का हस्तक्षेप भी इसमें होता है, लेकिन अब सरकार पूरी तरह इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। तो वहीं कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के संदेश को गलत भी बताया। उनका कहना है कि ये सही नहीं है और इसका कोई सेंस नहीं बनता। दरअसल हमारी मरकज़ी हुकूमत एक बिल ला रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। उस बिल का हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो हमारी लीड करती हैं, हमारी जो रहनुमाई करती हैं, मुस्लिम पसंद ला बोर्ड जैसी तंजीमें, वो इस बिल की मुखालिफत कर रही हैं। और ये बिल मुसलमानों के जो कावानीन हैं अंदर, उनकी बहुत ज़्यादा मुखालिफत कर रहा है। अल्लाह के लिए वक्फ की गई तमाम ज़मीनों को जो है मैं दूसरे लोगों के हुकूक हो जाएंगे। हालांकि जो ज़मीनें हैं वो अल्लाह ताला की, किसी ज़ात की नहीं है, पर्सनल किसी शख्स की नहीं है। वक्फ बिल को लेकर चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को लेकर कुछ लोग गुमराह कर रहे, लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए और इस बिल का समर्थन करना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर उन्होंने कहा कि आजादी से पहले से वक्फ है और आजादी से पहले भी संशोधन हुआ। वक्फ बिल को लेकर जानकर विरोध हो रहा है। ये बिल देश के लिए अच्छा बिल है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान के एक वर्ग ने वक्फ के संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल में कोई गैर संवैधानिक प्रावधान नहीं है, सबको मिलकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए। बता दें, सरकार द्वारा बजट सत्र के दौरान ही इस बिल को पेश करने की बात कही जा रही है, लेकिन मुस्लिम समाज और तमाम मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बिल मुस्लिमों की धार्मिक आजादी पर हमला है। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि ये बिल वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाकर इसके प्रशासन में बाधा डालता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 26 और 225 का उल्लंघन है। वही खबर ये भी है कि फिलहाल सरकार बिहार चुनाव के चलते इस बिल को टाल भी सकती है, जिससे बिहार चुनाव में इसका कोई बीजेपी को नुकसान ना झेलना पड़े। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है, जिसको लेकर नेपाल में राजशाही समर्थकों ने राजधानी काठमांडू के सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिस दौरान हिंसा, लूटपाट और आगजनी भी की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले पर एक बड़ा खुलासा कहा जा रहा है कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह इस सप्ताह देश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे मुख्य सूत्रधार है। गणतंत्र समर्थक राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक में शाह पर ये आरोप लगाया गया। बैठक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से बुलाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दलों ने पूर्व राजा पर संविधान को कमजोर करने और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का आरोप लगाया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने कहा कि संविधान की रक्षा, राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच एकजुट होने पर आम सहमति है। आपको बता दें कि राजधानी काठमांडू के कुछ इलाकों में तनाव बढ़ गया, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों और राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 2 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये लोग नेपाल में समाप्त
हो चुकी राजशाही की बहाली की मांग कर रहे थे। नए फाइनेंशियल ईयर में कई ऐसे नियम लागू होंगे जो बजट में लागू हुए थे। बीते 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हित में कई बड़े ऐलान किए। इनमें से एक ऐलान किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का भी था। वहीं अब इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जाती है। ये कार्ड किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद करता है। इसके साथ ही इससे फसल उत्पादन और कृषि से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ता और त्वरित लोन मिलता है। साल 2019 में इस योजना का दायरा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इससे उन्हें अपनी खेती और संबंधित आवश्यकताओं के लिए ज्यादा धनराशि आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। 31 दिसंबर 2024 तक केसीसी खातों के तहत दी गई राशि 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई, जिससे 7.72 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिला। मार्च 2014 में ये राशि केवल 4.26 लाख करोड़ रुपए थी। दुनिया में ट्रंप के टैरिफ को लेकर किस तरह से खलबली मची हुई है, ये बात सभी को पता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ जल्द ही लागू होने वाला है। ऐसे में ट्रंप ने इसको लेकर फिर से बड़ी घोषणा कर दी है, जिससे दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने ये घोषणा एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे। वहीं अब तक अमेरिका ने उन देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही थी जो अमेरिकी वस्तुएं और सेवाओं पर आयात शुल्क लगाते हैं, या फिर उन देशों पर जिनके साथ अमेरिका का व्यापार असंतुलित है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान देकर सभी को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमें इस तरह ठगा है जैसे इतिहास में किसी देश ने कभी नहीं ठगा, और हम उनके साथ उनसे कहीं ज्यादा अच्छा व्यवहार करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये देश के लिए बहुत बड़ी रकम है। हम सभी देशों के साथ शुरुआत करेंगे, इसलिए देखते हैं क्या होता है। गौरतलब है कि बीते फरवरी महीने में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार अधिकारियों को प्रत्येक देश का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करने, टैरिफ को लेकर एक लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। हालांकि हाल ही में ट्रंप ने ऐसे संकेत भी दिए थे कि वो अपनी रेसिप्रोकल टैरिफ के लिमिट पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। उन्होंने कुछ कंडीशंस में अमेरिका पर अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ की तुलना में कम दरों पर टैरिफ लागू करने की संभावना का सुझाव भी दिया। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।